बुक्स हम लोग पढ़ेंगे। So let's start the class, students. As I have told in the previous classes, we were reading about hormones. We were reading about hormones के बारे में हम लोग ध्यान रखा है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन हम लोगों ने काफी कुछ इसके बारे में डिस्कस किया है ना, बहुत ज्यादा डिस्कशन किया इस पे। चलिए आज कुछ जानते हैं कुछ अलग हार्मोन्स के बारे में जो कि हमारे शरीर में रिलीज होते हैं और कुछ और फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले लेट अस नो एंड फाइंड आउट क्या आप सभी को पिछली बातें याद है कि नहीं। So who is going to tell me, name the body organ which secretes testosterone hormone? Who is going to tell me? Sir, male gamete. Male gamete is a sperm. I'm asking, name the organ which secretes testosterone. Testosterone कौन सा organ gland release करता है? It is, who is going to tell me? It is thyroid gland. Thyroid gland releases thyroxine, which I am going to tell you just हम बोलने वाले इसके बारे में। सब भूल गए ना? Actually, testosterone is released by male testes. However, estrogen is released by ovaries. Let's move further. इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, discuss about some other hormones. कुछ other hormones के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ other hormones, तो hormones तो secrete होते हैं ग्लैंड्स के द्वारा, है ना। जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ से क्या सिक्रीट होता है बच्चों, यहाँ से सिक्रीट होता है सैलिवरी अमाइलेस एंजाइम। तो जिस तरीके से अदर हार्मोन्स हैं तो वो अदर ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। चलिए जानते हैं और ग्लैंड्स के बारे में और वो ग्लैंड्स किस किस काम में हेल्प करते हैं, उनके द्वारा रिलीज किया गया हार्मोन। चलिए इसको समझते हैं। As you can see in the diagram आपके सामने है और आप यहाँ पे रिटन में कुछ देख सकते हैं। That I have written endocrine system. Endocrine system क्या होता है? The collection of glands, bag-like structure जो होता है हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है, bag-like structure which releases hormones and enzymes, उसके कलेक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ग्लैंड, जिस तरीके से बच्चे डिफरेंट ऑर्गन मिल्स के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक उसी तरीके से बहुत सारे ग्लैंड्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के अलावा चीजें सिक्रीट करती हैं और जो कि कॉमन भी होगा मेल और फीमेल में। चलिए जानते हैं वो कौन सा ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले बच्चों थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोऑक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोऑक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। इसका काम होता है बच्चों बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मेंटेन करना। आप सभी के पास अभी थर्मोमीटर होगा और उस थर्मोमीटर को आप काफी ज्यादा यूज कर रहे होगे, है ना, क्योंकि अभी बॉडी टेम्परेचर तुम्हारा बुखार लग जा रहा है तो गर्म हो जा रहा है ना, इसके लिए थर्मोमीटर का खूब यूज कर रहे हो। लेकिन बच्चों जो एक्चुअली में हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मैनेज करने का काम करता है, वो है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है ना। थायरोक्सिन हार्मोन का काम होता है कि वो हमारे शरीर में बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ ये हेल्प करता है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफी हेल्प करता है। अगर इसके आगे बढ़े तो एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है बच्चों, क्या सिक्रीट करता है? तो एड्रेनल हार्मोन। बच्चों इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? तो तुमने कभी फील किया है कि तुम काफी ज्यादा खुश हो? तुमने कभी फील किया है कि तुम लोग काफी ज्यादा उदास हो? यस सर। तुमने कभी फील किया है कि कभी ज्यादा तुम एक्साइटेड हो? क्या तुमने कभी फील किया है कि तुम शर्मा रहे हो, एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो, शर्मा गए तुम, है ना, शर्मा गए? तो बच्चे कभी कभी ये सारी फीलिंग्स को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया गया एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, तो इसका फंक्शन ये होता है दैट इट what does it do? It regulates the feelings। हमारा जो फीलिंग्स को रेगुलेट करने का काम होता है, कहीं ना कहीं उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाहे वो हम दुख फील कर रहे हो, सैडनेस फील कर रहे हो, हैप्पीनेस फील कर रहे हो, या फिर बच्चों हम काफी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो, कौन सा हार्मोन हमको हेल्प करता है इन सारी चीजों में? इट इज एड्रेनलिन हार्मोन। तुमको पता ही है हार्मोन क्या करता है, चीजों को थोड़ा सा एनहांस कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, ज्यादा एक्टिव कर देता है चीजों को। ठीक है ना। तो इसका काम होता है जब हम उदास होते हैं तो थोड़ा सा हमको
उदास होने में भी ये हेल्प करता है, हंसने में भी, मतलब एक तरह से खुश होने में भी हमको हेल्प करता है, एक्साइटेड होने में भी हेल्प करता है। लेट अस डिस्कस अबाउट पैंक्रियाज। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज क्या करता है इसके बारे में पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए बच्चों। इसके बारे में एड्रेनलिन हार्मोन के बगल में नोट इट डाउन बच्चों, दैट इट रेगुलेट्स आवर फीलिंग्स लाइक, it regulates our feelings like, I'm sharing the screen, okay? आप सभी को दिखेगा what I'm sharing is, wait a minute। तो हम लोग ये सभी बातें जान रहे हैं। अच्छा, एक रिसर्च टाइम में क्वेश्चन भी तुमको मिलेगा कि कौन सी बीमारी बच्चों हमें हो जाती है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है ह्यूमंस में, कौन बताने वाला बच्चा? ग्वेटर बीमारी हो जाती है आयोडीन की कमी से। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आयोडीन। सी फूड यूज करते हैं। सी फूड में आयोडीन मिलता है। और घर में हम लोग कॉमनली क्या यूज करते हैं? सॉल्ट में बस सादा सॉल्ट या फिर नमक? नमक में आयोडीन युक्त नमक, काफी एडवर्टीजमेंट देखते होंगे कि आयोडीन युक्त नमक को यूज करते हैं हम लोग, आयोडीन मिला हुआ नमक को हम लोग यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो एड्रेनलिन आपको बुक्स में दिख जाएगा, बुक में क्लियरली विजिबल है, ये आप गौर से देख सकते हो दैट एड्रेनल ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट। सर आवाज नहीं आ रहा। हाँ सुनना, तो हम लोग बात कर रहे हैं एड्रेनलिन हार्मोन की। एड्रेनलिन हार्मोन क्या कर रहा है बच्चों? हमें दुखी कर रहा है, खुश कर रहा है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। जब आवाज जा रही है ना मेरी, इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है बच्चों। पैंक्रियाज की बात करते हैं, तो इसके बारे में आपने लिखा, लिख लो इसको लिख लो सर, थोड़ा सा हटिए ना। लिख लो बच्चों। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, लाइक एक्सक्यूज मी सर, यस, व्हाट हैपेंड? एक्सक्यूज मी सर। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अरे अब फिर हो गया सर। ओके सर, बताइए। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज क्या रिलीज करता है बच्चों? इंसुलिन। पैंक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करता है, लेकिन हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है? ये हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है। ठीक है बच्चे, इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, चलिए समझते हैं। इंसुलिन का काम होता है बच्चों हमारे शरीर में, हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना। हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने के तरीके, जो हार्मोन है उसको रेगुलेट करने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन। बच्चों जिसके शरीर में इंसुलिन जो बनता है वो कम बनने लगता है, तो क्या होता है? शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि शुगर को रेगुलेट करता है, कम एक रखने का काम कौन कर रहा है? इंसुलिन हार्मोन। लेकिन जैसे ही इंसुलिन की हमारे शरीर में कमी होने लगती है तो हम एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। और उस बीमारी का नाम क्या है? शुगर। डायबिटीज उस बीमारी का नाम है। कॉमनली उसको हम लोग शुगर भी कहते हैं। तो उस बीमारी का नाम है बच्चों डायबिटीज। जिसके शरीर में भी इंसुलिन कम बनने लगता है तो वो क्या यूज बच्चों, मेडिसिन उसको लेना पड़ता है ताकि उसके शरीर में इंसुलिन की मात्रा लेवल मेंटेन रहे और शुगर लेवल मेंटेन रहे। जिसको भी डायबिटीज होती है उसका ब्लड टेस्ट रेगुलर होते रहता है कि उसके शरीर में शुगर की मात्रा कितनी है। ठीक है, उसको जानना पड़ता है। शुगर की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा बच्चे? हमारा हार्ट जो है वो ज्यादा एनर्जी खर्च करने लगेगा उसको पचाने के लिए, कि जल्दी से उसको डाइजेस्ट किया जाए। तो हार्ट जब ज्यादा तेजी से वर्क करेगा तो हार्ट बीट हमारा बढ़ जाएगा। तो शुगर बढ़ने के कारण बीपी भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो गुस्सा वगैरह आने लगेगा, हमको गुस्सा फील करने लगेंगे। तो ये सभी किसके कारण, किसकी कमी से हो रही है? इंसुलिन की कमी से होती है। अगर इंसुलिन ठीक ठाक मात्रा में रिलीज हो रहा है देन वी आर कैपेबल, वी आर हैप्पी, हम लोग ठीक ठाक है। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। पैंक्रियाज
इंसुलिन के बारे में हम लोगों ने बात किया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर सर इंसुलिन कंप्लीट बनना ही बंद हो जाए तो क्या होगा। अगर इंसुलिन कंप्लीट बनना ही बंद हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो ये बाहर से शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, उसको पेट में इंजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। और एक सप्ताह, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के इंटरवल पे पेट में इंजेक्शन लगाया जाता है इंसुलिन का, जिससे क्या होता है बच्चों कि ब्लड में शुगर की मात्रा कंट्रोल होती है। अगर शुगर की मात्रा कंट्रोल नहीं होगी तो हम सभी बीमार पड़ेंगे। तो ये 3 ग्लैंड्स के बारे में हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना था, और ये है थायराइड ग्लैंड, ये है एड्रेनल ग्लैंड, ये हो जाता है पैंक्रियाज। इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना था। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, जो बच्चों हमारे शरीर के बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। एड्रेनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है, एड्रेनलिन रिलीज करता है, जो कि हमारे शरीर के इस चीज को कंट्रोल करता है, जो कि हमारे शरीर में उठने वाले इमोशंस को कंट्रोल करता है। हम जो इमोशंस फील करते हैं, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, एम्बैरेसमेंट हो, वो सभी को कंट्रोल करने का काम एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है। तो जब भी तुम ज्यादा खुश हो जाओ, तुम्हारे शरीर में क्या ज्यादा रिलीज हो रहा है, एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है। दुखी हो जाओ तो एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है। तो इसके भी बहुत सारे टाइप होंगे। खुश होने के दौरान अलग एड्रेनलिन, दुखी होने के दौरान अलग एड्रेनलिन। पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है, जो कि हमारे शरीर में क्या रेगुलेट करता है, जो कि हमारे शरीर में शुगर को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है ना, शुगर को रेगुलेट करने का काम करता है। इनकेस इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो हमें डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। शुगर जब हमारे शरीर में रेगुलेट नहीं होगा तो बच्चों डायबिटीज बीमारी हो जाएगी। चलिए और बात करते हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है। तो बच्चों आपने जो पढ़ रखा है उनमें बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है और वो सारे के सारे हार्मोन्स को कंट्रोल भी करता है, सारे के सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स। इसका पहला काम होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना, दूसरा काम होता है सारे के सारे ग्लैंड्स को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। ठीक है ना। तो इट हैज 2 फंक्शंस। पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 फंक्शंस है। फर्स्ट फंक्शन इज कि इट रेगुलेट्स all the other glands. Second function is it releases growth hormone. Growth hormone एक certain age तक उसके बाद ये रिलीज नहीं करता है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन रह जाता है, और वो फंक्शन है बच्चों अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करना। तो इसीलिए चूंकि ये कंट्रोल करता है सबको, तो इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव। इसके बाद बात करते हैं बच्चों। तो ये जो एड्रेनलिन है, फिर थायराइड ग्लैंड है, ये इनका बेसिक फंक्शन तो मैंने बता दिया। ये भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं, थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने चीजों को समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर हेल्थ की, कि प्रॉपर हेल्थ हमारा कैसे रखा जाएगा। अब चैप्टर को एंड करने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक लास्ट पेज बचा हुआ है बच्चों, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इसको गौर से। प्रॉपर हेल्थ हमको कब मिलेगा? जब हम जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो इस शरीर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है अगर हमारे दिमाग को हेल्दी रखने के लिए। आप सभी चाहते हो कि मेरा परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा हो, बेस्ट हो, एग्जामिनेशन में तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। इसके लिए तुमको क्या करना होगा बच्चों? सबसे पहले अपने हेल्थ को मेंटेन करना होगा, हेल्थ को अच्छा रखना होगा। अगर आप हेल्दी रहोगे, स्कूल में रेगुलर रहोगे, पंक्चुअल रहोगे और रेगुलर आओगे, तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। दिस इज द रीजन यू हैव टू बी फिट एंड हेल्दी। आपको फिट और हेल्दी होना पड़ेगा। तो जैसा कि आपके बुक में लिखा हुआ है टॉपिक की प्रॉपर हेल्थ कैसे रखा जाए, तो इसके लिए सबसे पहला तरीका ये है कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। हमारा जो डाइट है उसमें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। साग हमको खाना चाहिए, हमको नॉनवेज खाना चाहिए, हमें दूध पीना चाहिए। हालांकि वो चीजें हमें अच्छी लगे या ना लगे, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। आप सभी नखरा करते होंगे कि मम्मी नहीं हम नहीं पियेंगे दूध, लेकिन दूध काफी इंपॉर्टेंट है और बैलेंस डाइट का हिस्सा है। और बैलेंस डाइट
जब आपको मिलेगा तब आप प्रॉपर ग्रोथ करोगे, किसी भी चीज की आपके शरीर में कमी नहीं होगी, ठीक है ना, आप हेल्दी रहोगे। तो बैलेंस डाइट में जो भी हर चीज थोड़े थोड़े मात्रा में खूब खाना चाहिए। यही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही चीज हम डेली खा रहे हैं, तो ये भी नुकसानदेह है। हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा बैलेंस डाइट के रूप में बैलेंस करके सब कुछ चलनी चाहिए, ताकि हमारे शरीर में किसी भी चीज की कमी ना हो, ठीक है ना, सब कुछ बनता रहे, सब कुछ प्रोड्यूस होता रहे और हम हेल्दी रहे। तो इसका हमको ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, अब तुम्हारे बुक में जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है व्हाट एडोलेसेंट शुड ईट। जो एडोलेसेंट बच्चे हैं उनको क्या क्या खाना चाहिए, उनको जैसा कि मैंने बताया, उनको बैलेंस डाइट खाना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, जितना बच्चे जो एडोलेसेंट बच्चे को एनर्जी की जरूरत होती है, उतना बड़े लोगों को एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तुम दो काम कर रहे होते हो उस समय तुम ग्रो कर रहे होते हो, तुम्हारे शरीर में गेमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो तुम्हारे शरीर में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो खाने में कमी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि देखते हैं कि लड़कियों में कहना, सर हम तो एक ही रोटी खाते हैं, सर मैं तो एक दो रोटी से ज्यादा खाती नहीं हूँ। तो ऐसे नहीं, कम से कम 3-4 रोटी सबको खाना चाहिए इस एज में, ताकि आपका प्रॉपर ग्रोथ हो। शर्माने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा प्रॉपर। तो और रोटी की तो बात हो गई, रोटी हमको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है, घी वगैरह में भी कमी नहीं होनी चाहिए, दूध में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, सब थोड़ा थोड़ा हमको मिलते रहना चाहिए, तब हमारा शरीर अच्छे से ग्रो करता रहेगा। विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग तरह का विटामिन हमारे शरीर में जाता रहना चाहिए। विटामिन ए खासकर साग, ये सब हरी साग, लाल साग, ये सब खाते रहना चाहिए, इसमें विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, कैरेट, गाजर, ये सब हर चीज खाना चाहिए जिससे हमको मिलता है, ठीक है ना। वर्षा, डोंट वरी, आप लीव कर सकती हो, आपका बैटरी डाउन हो चुका है, कोई बात नहीं, यू कैन लीव। हाउएवर सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। बच्चों, मिल्क डेली बेसिस पे लेना चाहिए, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग मिल्क हमको डेली बेसिस पे लेना चाहिए, क्योंकि मिल्क एक बैलेंस डाइट को कंप्लीट करता है। विदाउट मिल्क हम लोग बैलेंस डाइट को कंप्लीट नहीं बोल सकते। तो दूध इज वेरी मच नेसेसरी, मिल्क इज वेरी मच नेसेसरी, वो हमको लेना चाहिए रेगुलर, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आगे इसके आगे हमको और क्या क्या करनी चाहिए। अवॉइड ईटिंग चिप्स, जैसा कि तुम्हारे बुक में भी मेंशन है, और तुम लोग इसको बहुत ज्यादा खाते हो। चिप्स, कुरकुरे, पोटैटो चिप्स, अदर वेराइटीज के जंक मटेरियल्स हमको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कब वो पैक हुए थे और कब हमारे पास आए हैं, काफी लंबे समय तक रहता है वो। ब्रेड वगैरह, ये सब ब्रेड मतलब कौन सा ब्रेड, बाजार में बिकने वाला जंक फूड आइटम्स हमको नहीं खाना चाहिए। जंक फूड आइटम्स खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को ही नुकसान है, अल्टीमेटली हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिस इज द रीजन आपको जंक फूड कभी भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। लेट्स मूव फर्दर। अब बात करते हैं कुछ रिसर्च वर्क की। रिसर्च वर्क में पहला क्वेश्चन था जिसका आपने आंसर दे दिया कि कौन सा डिजीज होता है आयोडीन की कमी से, तो इट इज गोइटर, जिसको हम लोग हिंदी में घेघा कहते हैं। ये काफी बढ़ जाता है गले के पास, गले का मांस बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग गोइटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट वेयर द पीपल आर लाइकली टू सफर फ्रॉम डिजीज। अब फाइंड आउट द एरियाज, उन एरियाज का नाम बताइए जहां पे बच्चे लोग ज्यादा बीमार होते हैं। तो गंदी, जो जगह गंदा है, जहां एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वहां पे लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक है। व्हाई आयोडाइज्ड सॉल्ट इज प्रेफर्ड इन अ डाइट। क्यों, अगला सवाल है, क्यों आयोडीन युक्त नमक को ही हम लोग डाइट में यूज करते हैं, नॉर्मल नमक को यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आयोडीन जब हमको मिलेगा तो बच्चों, आयोडीन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए, जिससे क्या होगा, यानी कि गोइटर बीमारी नहीं होगी। दिस इज द रीजन आयोडीन युक्त नमक यूज करने के लिए आपको सिखाया जाता है। अगला जो रिसर्च वर्क आया है हमारे सामने, वो है मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। प्रॉपर ग्रोथ के लिए कौन कौन से एसेंशियल आइटम्स हैं, उनका एक चार्ट यानी कि लिस्ट बनाना है आपको। तो आप लिस्ट बनाइएगा क्या क्या जरूरी है। तो बच्चे, बॉडी बिल्डिंग फूड जो कि आप लोगों ने क्लास 6-7 में पढ़ा था, उसको जरूर डालिएगा उसमें, क्योंकि वही हमारे बॉडी को ग्रो कराता है। तो द बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर वेरी मच नेसेसरी, उनका चार्ट बनाएंगे और देखिए कि आप इनमें से कौन कौन से आइटम्स को नहीं ले रहे हो, तो आप इनमें से कौन कौन से आइटम्स लेने में नखरा कर रहे हो, और तुम खुद सोचो कि ये हमको लेना चाहिए। क्योंकि अगर अभी हम ग्रो नहीं कर पाएंगे तो पता चलेगा एक सर्टेन एज आते आते ग्रोथ हार्मोन बनना बन गया तो हम ग्रो ही नहीं कर पाए, छोटे ही रह गए। तो अपने हाइट को ग्रो कराने के लिए ये जरूरी है। पर्सनल हाइजीन अगला टॉपिक है कि पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाए। बच्चे ने पूछा भी था शुरुआती के जूम क्लासेस में कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है। तो पर्सनल हाइजीन होता है अपने शरीर की साफ सफाई,
अपने शरीर को अच्छे से साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया माइक्रोब्स ग्रो ना करे या फिर बैठे ना और बैठ के अपना घर ना बना ले। इसीलिए अपने शरीर को रेगुलर इंटरवल पे साफ सुथरा करते रहना चाहिए, शरीर के हर एक हिस्से को साफ करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए पर्सनल हाइजीन कहा जाता है। आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैंने बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल्स के बॉडी से ब्लड बाहर आता है, तो वहां पे भी बच्चों साफ सफाई बहुत जरूरी है। ठीक है, इन सारी चीजों को यूज कर, पैड्स वगैरह यूज जो किया जाता है, इससे सैनिटेशन होता है, साफ सफाई रहती है। शारीरिक शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है बच्चों, इसको कहते हैं पर्सनल हाइजीन। डेली नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, कपड़ा रेगुलर इंटरवल पे धो धा के पहनना। तो बच्चों ये सब करने से हम लोग अपना हाइजीन मेंटेन करेंगे और सुंदर भी लगेंगे दिखने में, और साफ सुथरा होने से कोई बीमारी भी हमको नहीं होगी। इसको कहते हैं हम लोग पर्सनल हाइजीन बच्चों। लेट्स मूव। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज की। आपको आदत नहीं होगा लेकिन आपको डेली बेसिस पे योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए बच्चों। अगर हम इस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाथ घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, गर्दन घुमा घुमा के एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे क्या होगा बच्चों, जिस जिस रीजन में हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी, जैसे कि ये गर्दन घुमा रहे हैं तो ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मेरे गर्दन में खून का बहाव बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और ब्लड में क्या होता है बच्चों, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी चीज की अगर कमी होगी तो ये ऑब्जॉर्व कर लेगा खून में से उसको, ठीक है, और ये हेल्दी रहेगा। तो शरीर के हर एक हिस्से को एक्सरसाइज कराना थोड़ा थोड़ा जरूरी है ताकि उस रीजन में ब्लड पहुंचे, और ब्लड पहुंच के बच्चों वहां जो भी चीज की कमी है वो दूर कर दे। अगर हम जिस बॉडी रीजन में एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे तो वो क्या होगा, उस रीजन वो रीजन थोड़ा कम एक्टिविटी करने लगेगा। कम एक्टिविटी करने से क्या होगा बच्चों कि वो रीजन थोड़ा थोड़ा बीमार होने लगेगा। जैसे कि अगर मान लो कि अगर तुम अपनी स्किन का कोई हिस्सा देख लो, कोई हिस्सा काला पड़ जाता होगा, जैसे पैर के पास कुछ हिस्सा काला पड़ जाता, क्यों, क्योंकि पैर का एक्सरसाइज तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। एड़ियां फटने लगती है क्योंकि पैर में कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी हो रही है। तो ये इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए हमको, है ना। रेगुलर एक्सरसाइज इज द बेस्ट, एक तरीके से बेस्ट तरीका है ये अपने शरीर को हेल्दी रखने का। नेवर टेक ड्रग्स। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, हमें ड्रग्स कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ड्रग्स क्या होता है, सर आपने तो पढ़ाया था कि ड्रग्स इज अ मेडिसिन। ड्रग्स तो मेडिसिन होता है, तो बिल्कुल ड्रग्स मेडिसिन होता है, लेकिन जब उसी ड्रग्स को ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाए तो वो नुकसानदेह है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं हेम्योपैथी दवा की। हेम्योपैथी दवा में क्या होता है, अल्कोहल नहीं होता है लेकिन थोड़ी क्वांटिटीज में, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग जब लेते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन पूरा का पूरा अगर बोतल उठा कर पी लेंगे तो वो अल्कोहल हो जाएगा और वो हमें नशा देगा, जो कि गलत है और हमारे शरीर के फंक्शनिंग को भी डिस्टर्ब करेगा। तो देख रहे हो सर कितना उसके बाद हार्मोन 2 दिन के लिए सो जाएंगे और क्लास नहीं करेगी। 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद अगर आप सोइएगा तो आपका शरीर तो डैमेज हो गया ना, कहीं ये सब हार्मोन्स कहीं ज्यादा रिलीज हो गया, कहीं कम रिलीज हो गया। तुम देखो एड्रेनलिन, इन केस कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वो देखते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, हर चीज में गुस्सा करेगा तो गुस्सा होगा, और उदास रहेगा तो रोने लगेगा, खुश रहेगा तो खूब हंसेगा, जो अल्कोहल कंज्यूम कर चुका है उसके शरीर सर। में अमृत अमृत एड्रेनलिन पैरासिटामोल भी ड्रग्स ही है बच्चों। ऑल द मेडिसिन आर ड्रग्स, सारे मेडिसिन ड्रग्स हैं, ठीक है, सारे मेडिसिन ड्रग्स हैं, लेकिन अगर उसका गलत यूज किया जाएगा तो वो नुकसानदेह है, ठीक है ना। पैरासिटामोल, एंटी टेटनस की दवा, सब जो भी दवा तुम खा रहे हो सभी ड्रग्स है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाएगा तो वो नुकसानदेह है, याद रखना। एड्रेनल ग्लैंड, जब अल्कोहल कोई कंज्यूम कर लिया तो एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो वो ज्यादा उदास फील करेगा, ज्यादा खुशेगा, हंसेगा, खुश रहेगा, तो सब कुछ ज्यादा ज्यादा होगा, तो शरीर के लिए नुकसानदेह है। जरूरत से ज्यादा एड्रेनलिन रिलीज होना नुकसानदेह है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा होना नुकसानदेह है। इसके आगे बढ़ते हैं ड्रग्स में। अब हम अपनी बात करते हैं, हम लोग अपनी, जो हम लोग रोड वगैरह पे देखते हैं, लोग क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं, वो उसमें भी केमिकल होता है, वो भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये वाला रीजन पूरा खराब हो जाएगा, दांत सड़ जाएगा, ठीक है, दांत पूरा सड़ जाएगा। और अभी तो मजा आएगा आपको, लेकिन जैसे आप एज हो जाओगे, थोड़ा सा 35-40 के आसपास आ जाओगे, या फिर 32 के आसपास ही तुम्हारा दांत इतना सड़ जाएगा, दांत हिलने लगेगा, एकदम बूढ़े में दांत ही नहीं रहेगा। तो गुटखा वगैरह कंज्यूम नहीं करना चाहिए। उसके बाद अल्कोहल की बात करें तो वो लीवर को डैमेज कर देगा, ठीक है, लिवर को डैमेज कर देता है, तो हमारे शरीर के अंग को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं अगर हम अल्कोहल या ड्रग्स ले रहे हैं। ड्रग्स में अगर हम लोग सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं, टोबैको, ठीक है, एक टोबैको तुम देखते होगे जो राजमिस्त्री ये सब काम करता है, लेबर्स वगैरह काम करते हैं, तो वो हाथ में लेकर रगड़ते रहते हैं, वो भी टोबैको ही है।
वो टबैको को कंज्यूम करके मुंह में डाल लेते हैं, तो मुंह में क्या होता है, ये वाला जो मसल्स है यहाँ पे वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, इसीलिए तीता कभी नहीं खा पाओगे। इसके आगे बात करते हैं जो सिगरेट कंज्यूम करते हैं। जो सिगरेट कंज्यूम करते हैं वो अपने लंग्स को डैमेज करते हैं। अपना फेफड़ा, जो सिगरेट कंज्यूम करेगा ना वो भरपूर एक्सरसाइज नहीं करेगा, खूब दौड़ धूप नहीं करेगा, तुरंत थक जाएगा। तुम अगर पूरा 3 बिल्डिंग का सीढ़ी चढ़ जाओगे तो वो 1 से 2 फ्लोर पर जाते जाते थक जाएगा, कहेगा अब हमसे नहीं होगा, काफी स्लो हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो टोबैको है, टोबैको क्या करता है, पूरे के पूरे लेयर बना लेता है लंग्स पे, और लंग्स को पूरी तरीके से फैलने नहीं देता है। जैसे लंग्स ऐसे फैलता था पहले, अब इतना ही फैलेगा, इतना इतना इतना। तो ज्यादा ऑक्सीजन ही कंज्यूम नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं कंज्यूम कर पाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगा। क्लास 10th में तुमको पढ़ना होगा, रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होता है। तो जब पूरा ऑक्सीजन, खूब ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो खूब एनर्जी रिलीज होगा। जब हम खूब सांस अंदर भर लेते हैं तो ऑक्सीजन खूब भर लेते हैं, लेकिन जो सिगरेट कंज्यूम करेगा वो पूरी तरीके से सांस भरने में उसको प्रॉब्लम होगा, चेस्ट में दर्द होगा। तो ये इन सभी को कारणों को देखते हुए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ड्रग्स को नो बोलना चाहिए, कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए ड्रग्स को, ठीक है। मेडिसिन को कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन ऑन द डॉक्टर्स सब्सक्रिप्शन। डॉक्टर अगर एडवाइस करता है तभी हमको कोई भी मेडिसिन लेना चाहिए, अपने मन से कुछ काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, you might have read about AIDS caused by HIV. Do you know the cause? बच्चों आप सभी को पता है, आप सभी को बात बताया जाए, HIV AIDS के बारे में आप सभी को पता होगा। आवाज नहीं आ रहा है। आपका माइक म्यूट है सर। सर म्यूट है माइक सर। इनकन्वीनियंस, हाँ वापस आता है, हाँ वापस आता है, आवाज अब आएगी। एड्स, HIV एड्स की बात करते हैं तो HIV एड्स जो बीमारी है वो ऐसी बीमारी है जो जल्दी ठीक नहीं होती, ठीक होती ही नहीं है एक्चुअली। जिसको हो गया ना वो कभी ठीक नहीं होगा, उसके इम्यून सिस्टम को एकदम खराब कर देता है। जब तक वो आदमी जिंदा है, जब तक वो बीमार HIV से रहेगा, देखने में नहीं लगेगा क्योंकि उसकी इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है HIV वायरस। वो कोई और बीमारी उसको जब सेकेंडरी, प्राइमरी तो उसको HIV है ही। अगर खांसी भी होगा ना तो बहुत ज्यादा उसको खांसी हो जाएगा, कोई छोटा मोटा बुखार होगा तो बहुत ज्यादा बुखार हो जाएगा। तो HIV उसको पहले से, लेकिन जब दूसरा कोई बीमारी आएगा तो जानलेवा हो जाएगा उसके लिए। ये है HIV वायरस। HIV वायरस कैसे होता है बच्चों? ड्रग्स कंज्यूम करने से। बहुत लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं, ठीक है ना, जिससे नशा आता है, इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं। तो ये ड्रग्स इंजेक्शन इसमें ले लिया, अब इसी का फ्रेंड उसी इंजेक्शन से सुई अंदर लेगा। अगर मान लो जिसने पहले इंजेक्शन लिया उसको अगर बीमारी है, HIV है, तो वो HIV का वायरस सुई में लग जाएगा और वो सुई हमारे शरीर के अंदर जाएगा, तो वो वायरस हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा और हम HIV से पीड़ित हो जाएंगे। तो HIV से बचने के लिए ही बच्चों हमें कंज्यूम इस तरीके से भी ड्रग्स को, किसी भी तरीके से ड्रग्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सुई वगैरह, इसीलिए तुम देखते होगे जब मेडिसिन शॉप में जाते होगे तो जब भी किसी को इंजेक्शन पड़ता है तो नया इंजेक्शन निकाला जाता है, फाड़ा जाता है, नया इंजेक्शन निकाला जाता है, क्योंकि पुराना बहुत सारे डिजीज को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक हम लोग समझ गए हैं। सैलून में, ठीक है, और लड़कियां जाएंगी ब्यूटी पार्लर में। सैलून की बात करते हैं, जब हमारा शेविंग करता है, ब्लेड से शेविंग करता है बच्चों, यहाँ से ब्लेड से शेविंग करेगा तब ये यहाँ का बाल हटेगा। तो मान लो कि शेव करता है तो उस ब्लेड से उसने शेविंग किया, अब उसी ब्लेड को किसी और पर्सन के लिए यूज करता है। अगर मान लो हमको HIV था तो वो HIV, अगर यहाँ कोई पिंपल्स वगैरह थे तो वो कट गया पिंपल। अब पिंपल कटने के कारण ब्लेड में ब्लड लगा, ठीक है, ब्लेड में ब्लड लग गया। अब वो ब्लेड को साफ भी कर दिया, लेकिन माइक्रोब है HIV, वो रहेगा, कितना भी साफ कर लो आप। तो साफ अब किसी और को वो उसी ब्लेड से सेव कर रहा है, तो क्या होगा, अगर उसको भी पिंपल वगैरह कुछ या फिर हल्का वगैरह कट छिल जाता है तो क्या होगा कि जो वायरस, HIV का वायरस ब्लेड में था वो उसके शरीर में चला जाएगा और इस तरीके से वो भी बीमार हो जाएगा। तो हमें इन सभी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि इंजेक्शन जब यूज हो तो नया इंजेक्शन यूज हो। जब बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं, जब ब्लेड यूज हो बाल काटने में या फिर शेविंग करने में, तो ब्लेड का भी एकदम न्यू ब्लेड हो, पुराना ब्लेड ना हो। आजकल सभी लोग इस बात का ख्याल रखते हैं, सभी ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है। Yes, what happened? सर Are you asking me? सैनिटाइज कर देंगे तब वो माइक्रोब्स नहीं मरेगा? नहीं 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 नहीं,
आप जब सैनिटाइज करते हो तो तुम देखते हो 90 डेटॉल का ही ऐड आता है कि डेटॉल से साबुन से हाथ धोने पे भी थोड़ा सा डेटॉल जो है जर्म्स दिखाता है। एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, ऐड जब आता है कि सब हो गया लेकिन एक थोड़ा सा छोड़ देता है, डस्ट गंदगी जर्म्स छोड़ देता है। 0.01% भी रहेगा ना, इतना एक वायरस अगर शरीर में जाएगा तो करोड़ों अरबों में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं सोचिए कि ब्लेड को सैनिटाइज कर देंगे तो काम चल जाएगा ना। ब्लेड को सैनिटाइज नहीं, ब्लेड बदलना है, यू हैव टू यूज अनदर ब्लेड। ठीक है, इसीलिए ब्लेड और सुई दोनों काफी चीप कॉस्ट पे आता है। ठीक है, अगर महंगा है, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि एक इंजेक्शन से सबको इंजेक्शन लग रहा है, एक ब्लेड से सबको बना रहा है, पहले ऐसा होता था। ठीक है ना, तुम कह लो मेरे भी फादर के जमाने में ऐसा होता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इन सभी बातों का ख्याल रखेंगे। अब चलो कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो लिखा हुआ है। यस, पूछो सर। HIV होता कैसा? बताया तो, इतना देर से हम क्या बता रहे हैं? HIV एक वायरस वो है। तो बोला कि ट्रांसफर, वो तो सिर्फ बताएं कि ट्रांसफर हो रहा है, तो वो तो ऑलरेडी हुआ है पर्सन को, किसी को, तो उसको कैसे हुआ? हाँ, ट्रांसफर हो गया ना, मेरे से किसी और को चला गया तो ट्रांसफर हुआ। अपने आप से HIV नहीं होगा किसी को। जब भी होगा तो ट्रांसफर होगा, जब भी होगा तो ट्रांसफर होगा। हम किसी और को अपना वायरस देंगे। किसी साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका का ये वायरस है, किसी तरीके से ये डेवलप कर गया है और वो ट्रांसफर होते होते सभी जगह पे फैल गया। आज के डेट में हर कंट्री में HIV का पेशेंट आपको मिलेगा। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है, जन्म नहीं हो रहा है। मेरे अंदर HIV वायरस का जन्म नहीं हो रहा है। लेकिन सर HIV जन्म कैसे हुआ सर? वो वही तो पूछ रहा हूँ, वो जन्म की बात। सर नहीं, अफ्रीका में सर HIV जन्म कैसे हुआ सर? वो तो ट्रांसफर हो रहा, तो जान रहे पूरा कंट्री में हुआ है। बिल्कुल, जैसे इस पे रिसर्च, सुनो, इस पे रिसर्च इज गोइंग ऑन। रिसर्च चल रहा है कि ये वायरस बना कैसे, शरीर में आ गया, लोग बीमार पड़ने लगे, मरने लगे, तो लोगों को पता चला कि ये बीमारी है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में अभी भी स्टडी चल रहा है। कोरोना वायरस का ही एग्जांपल ले लो। कोरोना वायरस की बात करें तो लोगों के अंदर जब लोग मरने लगे तो लोगों को पता चला कि इसके अंदर एक वायरस नया तरह का था, उसका नाम दे दिया लोगों ने कोरोना वायरस। अभी तक ये पता नहीं चला कि ये वायरस ओरिजिनेट कहां से हुआ। अभी तक लोग हवा में ही बातें कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये चमगादड़ से आया हो सकता है कि ऐसे हो सकता है कि ऐसे हो। कंफर्म थ्योरी किसी ने दिया है? नहीं, सब हवा में बात कर रहे हैं। कंफर्म थ्योरी किसी ने नहीं दिया। चाइना भी कह रहा है कि मेरे यहाँ का वायरस नहीं है। चाइना बोलता है अमेरिका ने हमारे यहाँ वायरस आके डाल दिया। अमेरिका बोल रहा है चाइना के यहाँ, चाइना के लैब से डेवलप हुआ वायरस। अब बताओ, अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है। तो कहां से उत्पत्ति हुई इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी तुमको होगा कैसे इसकी जानकारी है। HIV तुमको ब्लड से, ब्लड जब भी टच में आएगा, मेरा ब्लड और तुम्हारा ब्लड जब भी टच में आएगा किसी भी तरीके से हो, इंजेक्शन से हो, ब्लेड से हो, किसी भी तरीके से हो, तो HIV का वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। ब्लड से ब्लड में ही ट्रांसफर होगा। कोरोना तो अगर तुम्हारे सामने हम बोल रहे हैं तो तुम सांस लेगा तो तुम्हारे अंदर चला जाए। कोरोना इस तरीके से, HIV लेकिन ब्लड से ब्लड को ही ट्रांसफर होगा। हाथ मिला रहे हैं अगर हम, तो हाथ मिलाने से नहीं फैलेगा HIV, गले मिलने से HIV नहीं फैलेगा। लेकिन हाँ, अगर ब्लड टच में आया है, ब्लड अगर टच में आ जाए किसी भी तरीके से, तो HIV वायरस तुम्हारे अंदर चला जाएगा और तुम बीमार हो जाओगे। तुम्हारा इम्यून सिस्टम एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम बदतर हो जाएगा। कोई भी छोटी मोटी बीमारी होगी वही तुम्हारा जान ले सकती है। खांसी ही जान ले सकती है, बुखार ही जान ले सकती है। तो बच्चों ये है HIV। कुछ फैक्ट्स हम लोग जानेंगे लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में, और फिर क्लास को ओवर करेंगे। कुछ फैक्ट्स ये है बच्चों कि इंडिया में लीगल एज ऑफ मैरिज बॉयज का 21 रखा गया है और बुक में तो लिखा हुआ है 18 ईयर्स, लेकिन ये भी चेंज हो चुका है अभी रिसेंट में। गर्ल्स का भी 21 ईयर्स ही रखा गया है। दिस इज बिकॉज टीन एज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फिजिकली एंड मेंटली। ऐसा इसलिए क्योंकि टीन एज में बच्चियां, लड़कियां मदर बनने के लिए रेडी नहीं होती, उनका शरीर पूरा ग्रो नहीं हो चुका होता है। इसीलिए एज एक फिक्स किया गया कि इसके पहले शादियां नहीं होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अर्ली मैरिज कैन कॉज अर्ली मदरहुड। जब बचपन में जल्दी शादी होगी, जल्दी जब शादी होगी तो जल्दी माँ बनती है बच्चियां, तो ये गलत है क्योंकि शरीर उनका रेडी नहीं होता है। इससे उनके भी ग्रोथ को हार्म होगा, डेवलपमेंट में हार्म होगा, और जो न्यूली बॉर्न बेबी है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हेल्दी नहीं होगा। इसीलिए एक मदर का कंप्लीट डेवलप होना जरूरी है फॉर गिविंग अ बर्थ टू अ बेबी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है दैट मदर एंड चाइल्ड ऑल्सो हैव मेंटल एजिंग।
for young women she is not fully developed to take responsibilities. Mentally develop होना भी बहुत जरूरी है, mentally responsibilities को लेने के लिए भी लेना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इन सभी बातों का ख्याल रखा जाता है, इसीलिए एक एज बनाया गया है। कुछ मिथ्स की बात करते हैं, झूठ और टैबूज जो कि हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है काफी ज्यादा। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ बोले, टाइम ओवर हो चुका है, तो क्लास को हम ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगर आप सभी को कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो लास्ट मिनट में। सर ये बोर्ड पे जो लिखा है इसको लिखना भी है? शॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए सर। See you in the next class. Thank you very much. बाय सर, बाय सर। Bye everybody. बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर।